तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। आपने पढ़ा था ना कि फ्रिक्शन दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मान लो कोई बॉडी है जो किसी सरफेस पर रेस्ट कंडीशन में है, कोई बॉडी है जो किसी सरफेस पर रेस्ट में है। तो जब तक ये बॉडी इस सरफेस पर रेस्ट में है ना, तब इस बॉडी और इस सरफेस के बीच लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ये बॉडी रेस्ट में है तब तक इनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ना, उस फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये तो हमने जान लिया है। और जब ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगेगी, जब ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगेगी ना, तब इनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर हो गई? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट में है तो उनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और वही बॉडी जब उस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लग जाती है ना, तो उनके सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इनका डिफिनीशन क्या हो गया? व्हेन टू बॉडीज स्लाइड्स over each other, then the frictional force acts between their surfaces, is called kinetic friction. Kinetic फ्रिक्शन। ठीक है जी, ओके। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को समझ में आ गई क्या होती है। तो मान लीजिए कोई बॉडी है जिसकी मास स्मॉल m है और ये बॉडी इस सरफेस पर रखी हुई है। तो इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी ना। कौन सा फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। और ये ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है, ये बॉडी ग्राउंड पर रखी हुई है, तो ये ग्राउंड भी इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स होगी नॉर्मल फोर्स n। इतना तो आप जानते हो, कई बार ये हमने डिस्कस कर चुका है। तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन इस नॉर्मल फोर्स n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन इस नॉर्मल फोर्स n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन भी इस नॉर्मल फोर्स n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। ये बात आप ध्यान रखना, जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते चला जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एन। ओके, यदि भाई बात करूं ना एफ के इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यदि मैं हटाता हूं तो हमें एक कांस्टेंट मिलती है और उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू के से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन। यहां पर एफ के क्या है? अच्छा, ये क्या लिख देना हमने, ये हो जाएगा ना। तो यहां पर एफ के क्या है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, एंड एन क्या है?
नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स है। एंड म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किसको? तो म्यू के को। ठीक है, अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर लिखा है मैंने म्यू के इजकल टू एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन। यहां पर मैं समझा दे रहा हूं, मैंने लिखा है एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन। एन क्या है? तो नॉर्मल फोर्स है। यदि बात करें इस बॉडी की ना, तो इस बॉडी का नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? इस बॉडी का नॉर्मल फोर्स हो जाएगा म्यू के तो रहेगा ही, और इस बॉडी का नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा mg। तो इस तरह से तुम काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इजकल टू लिख सकते हो म्यू के इंटू एम जी। ठीक है, म्यू के इंटू एम जी। लेकिन मैंने इस फॉर्म में यहां पर आपको फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिखा है एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन। और बहुत लोग इस फॉर्म में भी इस फॉर्मूला को लिखते हैं, मैंने यहां पर नहीं लिखा है। इसका रीजन ये है, मैंने इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में नहीं लिखा है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर इस कंडीशन की बात करें ना स्पेशली, तो इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स तो mg ही होगा, लेकिन हर बार नॉर्मल फोर्स mg की बराबर नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स हर बार mg के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है जी, वो कब लगते हैं? जब इस बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही है। इस बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी भी प्रकार का दूसरी फोर्स नहीं लग रही है। ऐसे कंडीशन में नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है, लेकिन नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, वो चेंज भी हो सकता है। कभी कभी mg से बड़ा भी हो सकती है, कभी कभी mg से वो छोटा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो किस सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स mg से बड़ा हो जाएगी, किस सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स mg से छोटा हो जाएगी, ये क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे। और न्यूटन लॉ में हम इस क्वेश्चन को किए भी थे, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है ना जी, तो हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला में लिख दिया है एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन। चलो देखो, हमने क्या निकाला था कि काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन, यही फाइंड किया था ना। यस, यहाँ पर एफ के क्या था? काइनेटिक फ्रिक्शन था। एन इज द नॉर्मल फोर्स एंड म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो आयरन के लिए कुछ और होता है, स्टील के लिए कुछ और होता है, वुडन ब्लॉक के लिए कुछ और होता है, प्लास्टिक के लिए कुछ और होता है। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के भी नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। आल्सो जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करती थी, ठीक उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के भी सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करेगी। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पर, एंड दूसरा डिपेंड्स करेगी रफनेस ऑफ द सरफेस। तो इस बात को लिख दिया जाए, द कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction, the coefficient of kinetic friction depends upon the nature of material, and the roughness of the surface. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, देखो फ्रिक्शन तो मेनली दो ही प्रकार होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन से हमको मिली थी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन से मिल रही है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या होता है यहां पर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको किस चीज से डिनोट करते थे हम, तो म्यूएस से, इज स्लाइटली ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो म्यूके से। तो देखो, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो ना किसी सरफेस के ऊपर, ओके, तो तुमको उसको खींचने में जब तक वो स्लाइड नहीं कर रहा है तुमको कुछ ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ती है, जब तुमको कुछ ज्यादा ही परिश्रम करनी पड़ती है जब तक वो स्लाइड नहीं कर रहा है। और जब वही बॉडी स्लाइड करने लग जाती है ना, तो तुमको थोड़ी सी उसके तुलना में कम परिश्रम करनी पड़ती है। जब वो बॉडी स्लाइड करने लगती है तो बॉडी जब रेस्ट में था उसके तुलना में तुमको कम परिश्रम करनी पड़ती है। ठीक है ना जी, उसका रीजन क्या है, यही रीजन है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक वो बॉडी रेस्ट में था तो उनके सरफेसेस के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी, और जब वो बॉडी स्लाइड करने लगा तो उनके सरफेसेस के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगी। तो यही रीजन है कि उस बॉडी को जब स्लाइड करने लगा ना, तो उसको स्लाइड करने में हमको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ रही थी, ड्यू टू दिस रीजन कि म्यूएस का वैल्यू म्यूके से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है जी, तो ये था काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो हमने वेक्टर चैप्टर से लेकर के एनएलएम तक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अब ये मेरा फ्रिक्शन का दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर हो चुका है और ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है जी ना, तो यदि आप शुरू से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे होंगे कि आपका एनएलएम तक, वेक्टर से लेकर के काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम तक और फ्रिक्शन का ये दूसरा लेक्चर तक आपका फिजिक्स पर बहुत अच्छे से कमांड हो रही होगी, बस कंडीशन इतनी है ना कि आपको थोड़ी ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप पूरी ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आपको चीजें भी पूरे समझ में आएंगी। बिना ध्यान दिए हुए ही, ध्यान से ही भगवान मिलते हैं, सुना है ना। देखो तुम सीरियल वाले देखे होगे, वो सीरियल क्या बोलूं मैं, जो आते हैं ना, रामायण होते हैं, महाभारत होते हैं, ये सब आता है ना, पौराणिक सीरियल, ठीक है ना, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बनी हुई है। तो उनमें तुम देखे होगे ना कि हमारे ऋषि महर्षि होते हैं ना, वो ध्यान लगा के बैठते थे, ध्यान लगा के जंगलों में बैठते थे और उनको सीधे भगवान का साक्षात हो जाता था। वो गलत नहीं है, वो सही है। ध्यान में वो शक्ति है कि तुमको भगवान से मिला देगा। वो ध्यान लगा के बैठते थे जंगल में ना, और उनको भगवान से साक्षात हो जाती थी। तो ध्यान में वो शक्ति है ना कि तुमको भगवान से भेंट करा देती है। तो फिर ये तो पढ़ाई है ना, ये तो पढ़ाई है। यदि आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इस पढ़ाई को भी पूरी समझ जाओगे। तुम नीट क्या, जेईई क्या, कोई भी कंपटीशन कंप्लीट कर सकते हो। बस जरूरत है ध्यान की शक्ति को समझने की। ध्यान से पढ़ाई करोगे तो चीजें पूरी समझ में आएंगी। फिजिक्स इज नॉट हार्ड, फिजिक्स हार्ड नहीं है। और जब तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे ना, जैसे तुम देखोगे ऋषि महर्षि पूरा ध्यान में लगे हुए हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उन पर बहुत प्रकार के विघ्न भी पैदा होती है। खूब जा करके बारिश होती है, खूब आंधी आता है, खूब तूफान आता है, वो पत्ते से पूरा ढक जाता है। बहुत प्रकार के जानवर आकर के उनको परेशान करते हैं, या फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई लोग आते हैं 2 लोग से और उनको बहुत प्रकार के यातना देते हैं।
लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, वो ध्यान में डूबे रहते हैं। जब तक कि उनको भगवान से साक्षात नहीं हो जाता है तब तक वो ध्यान में डूबे रहते हैं। वो अपनी आंखें तभी खोलते हैं, जब वो अपनी ध्यान तभी तोड़ते हैं जब उनको भगवान से साक्षात होती है, जिसके लिए वो ध्यान पर बैठे हुए हैं। तो ध्यान में तो वो शक्ति है भाई। तो आपको भी ध्यान से पूरी पढ़ाई करना पड़ेगा जब तक कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते हो। यदि आपका टारगेट है टू क्वालिफाई द नीट, यदि आपका टारगेट है टू क्वालिफाई द जेईई या मेन हो या एडवांस हो, तब तक आप पूरे ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, सारे विषय का ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, सारे विषय का ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना जी? तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। ध्यान ध्यान ध्यान, ये ध्यान ही है जो तुमको भगवान से मिला सकती है। भगवान से मिलना मतलब कि सचमुच में भगवान से मिल जाओगे क्या? भगवान से मिलना मतलब यदि तूने आईआईटी कंप्लीट कर ली, भगवान से मिलना मतलब सब कुछ मिल जाना। यदि तुम आईआईटी में ही अपना सारे सपने संजो के रखे हुए हो कि भैया यदि मैं आईआईटी कंप्लीट कर लिया ना तब मुझे सब कुछ मिल गई, ये सोच के रखे हुए ना। जैसे वो ऋषि भगवान में अपने सारे सपने संजो कर रखे हुए हैं, यदि भगवान मिल गए ना मुझे सब कुछ मिल गया। तो वैसे तुम अपने सारे ध्यान आईआईटी में लगा कर बैठे हुए हो कि यदि मुझे आईआईटी में मिल गई ना, आईआईटी कंप्लीट कर लिया, आईआईटी क्वालिफाई कर गया, अच्छे कॉलेज मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो जैसे उस ऋषि को भगवान मिलने से सब कुछ मिल गया, वैसे तुमको आईआईटी मिलने से सब कुछ मिल गया, है ना। तो तुम्हारे लिए तो आईआईटी भगवान हुआ ना, तुम्हारे लिए तो आईआईटी भगवान हुआ। सोचने का अंतर है। अब तुम सच में भगवान को से मिलना चाहते हो तो फिर तो जाओ ऋषि बनना पड़ेगा ना। अभी तुमको तुम्हारे आईआईटी में ही भगवान दिखना चाहिए। अभी यदि तुम नीट का प्रिपरेशन करो ना तो अभी तुमको तुम्हारे नीट में ही भगवान दिखना चाहिए, तुम्हारे नीट में ही भगवान दिखना चाहिए। तुम नीट क्वालिफाई कर गए, अच्छे कॉलेज मिल गए तुमको ना, तो तुमको भगवान मिल गए। डिफिनीशन हर जगह चेंज करती है। अब एक ही डिफिनीशन लेके घूमोगे ना पूरी लाइफ में हर जगह, तो फिर तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तुम नहीं अचीव कर पाओगे वो चीजें जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि डिफिनीशन चेंज भी होती है। उस ऋषि के लिए डिफिनीशन था भगवान, मतलब सचमुच भगवान, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान का डिफिनीशन है तुम्हारा आईआईटी, तुम्हारे लिए भगवान का डिफिनीशन तुम्हारा नीट, क्योंकि तुम उसी में अपना भगवान देख रहे हो। और जब तक तुम उसमें अपना भगवान देखोगे नहीं ना तब तक तुम यहाँ से तो हृदय से लगोगे नहीं। जब तक तुम उसमें अपना भगवान नहीं देखोगे तब तक तुम यहाँ से अपने हृदय से लगोगे नहीं। तो देखना पड़ेगा आपको भगवान, देखना पड़ेगा आपको अपने नीट भगवान, देखना पड़ेगा आपको अपने आईआईटी भगवान। और भगवान को पाना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा ना, ध्यान लगाना पड़ेगा ना। तो क्या करें, ऐसे बैठ जाए क्या जैसे ऋषि महर्षि ऐसे बैठते हैं। यदि आप अभ्यास करते हो ध्यान का तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिन भर ऐसे बैठने से तो हमारे आईआईटी तो होने वाली नहीं है। और अभ्यास करते हो तो भी ठीक है, अगर तुम डेली अगर ध्यान का अभ्यास करते हो ना, मेडिटेशन का, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हो तो भी अच्छी बात, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात। आपको पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, आप पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई कीजिए। और आपको पता है कैसे ध्यान से पढ़ाई की जाती है, आपको पता है कैसे ध्यान से पढ़ाई की जाती है, तो पूरी ध्यान से तो पढ़ाई करोगे ना, तो वही तुम्हारा ध्यान है। जाकर ऐसे दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिन भर बैठने की जरूरत नहीं, और ऐसे दिन भर बैठने से मिलने वाली भी नहीं है आईआईटी और नीट। ठीक है ना। तुम पूरी ध्यान से पढ़ाई करो, पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, जब तक कि तुम अपना लक्ष्य अचीव न कर लो। आज 5 दिन पढ़ लिए पूरा और कल 4 दिन रेस्ट में, घूमने फिरने, कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई सेलिब्रेशन ही नहीं, कोई सेलिब्रेशन ही नहीं मान के चलो, कोई सेलिब्रेशन नहीं, जब तक तुम अपनी आईआईटी कंप्लीट नहीं कर लेते हो, जब तक तुम अपनी नीट कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तो ये साल 2 साल कोई सेलिब्रेशन नहीं, ये साल 2 साल कोई सेलिब्रेशन नहीं। ठीक है ना जी। पूरी ध्यान के साथ पढ़ाई करें, तुमको वो चीज़ मिलेगी। ध्यान से भगवान मिलते हैं, ध्यान करने आना चाहिए। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि कितने ध्यान से और कैसे ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए। यदि तुम स्टूडेंट हो तो तुमको आता है, और मेरे से भी सुनना चाहते हो तो मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे ध्यान से पूरी पढ़ाई करना चाहिए।
आज मैं बताने चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो इसलिए आज तो नहीं बोल पाऊँगा। किसी दिन इस पर भी मैं बोल दूँगा कि किस तरह से ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। और आई होप आप एक स्टूडेंट हो, तो एज ए स्टूडेंट आप जानते होंगे कि कैसे ध्यान से पढ़ाई किया जाता है। ठीक है ना जी, तो पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों को इक्वली फोकस कीजिए। यदि आप बायोलॉजी लिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्वली फोकस कीजिए, तभी आप कंपटीशन में सक्सेस कर पाएंगे। चाहे वो आईटी कंपटीशन हो, चाहे वो नीट कंपटीशन हो, तभी आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। ओके, और आपको पढ़ना तो पड़ेगा, किसी भी टीचर से पढ़िए, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए। मेरे से समझ में आ रहा है मेरे से पढ़िए, कोई किसी और से समझ में आ रहा है तो किसी और से पढ़िए। और आपको देखनी है कि मेरे को किससे समझ में आ रही है। यहाँ समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पढ़ूंगा। कोई तुमको सफलता का वो टॉनिक नहीं पिला सकता भाई। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इधर उधर से, सब जगह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मैं यहाँ IT कंप्लीट कराता हूँ, मैं नीट कंप्लीट कराता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि तुम नीट कंप्लीट करते हो, तुम IT कंप्लीट करते हो। तुम्हारे अलावा किसी में वो पावर ही नहीं है तुमको IT कंप्लीट करवा देगा। तुम्हारे अलावा किसी में वो पावर ही नहीं है जो तुमको नीट कंप्लीट करवा देगा। केवल तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो और तुम कर सकते हो। तो सबकी दावे झूठे, तुम्हारी दावे सच्ची, तुम्हारी सोच सच्ची। तुमको जहां समझ में आए ना वहां से पढ़ना। उनके दावे सुन करके मत पढ़ना, किसी के दावे सुन करके उनके पास मत पढ़ना। यदि वहां पर पढ़ना तभी पढ़ना जब तुमको वहां पर समझ में आ रही है। उनके दावे सुन करके नहीं, दावे सुन करके फिर नहीं। उनके दावों से आपके कुछ नहीं होने वाली है कि मैं नीट कंप्लीट करवाता हूँ, मैं IIT कंप्लीट करता हूँ। ये सब बकवास की बात है, पूरी तरह बकवास की बात है। आपको यदि उनसे समझ में आती है तो आप उनसे पढ़ें। वो आपके लिए बेस्ट परफेक्ट टीचर है। इसलिए नहीं कि वो दावे करता है कि मैं नीट कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए कि आपको उनकी पढ़ाई समझ में आती है। और वो जहां से समझ में आए वहां से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तब तक ध्यान से पढ़ते रहिए जब तक कि आपके अपने सपने कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।